आपके अपने YouTube चैनल विश्रांत एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पीटीटी और प्री बीएसटीसी की क्लास में आज हम करेंगे शिक्षण अभिरुचि और हिंदी में करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी ये वाक्यांश है जिसका एक शब्द यानी एक शब्द में इसको हल करना है। पहला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि का, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की। हमें आगे आंसर देना है। किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर या रुचि पर या उसकी आवश्यकता पर या मानसिक स्थिति पर। हमें आंसर देना है कि किसी भी व्यवसाय यानी व्यवसाय की सफलता बात करते हैं। व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है यानी व्यक्ति की बताना है क्षमता व दक्षता पर या रुचि पर या आवश्यकता पर या मानसिक स्थिति पर। यानी सर्वाधिक ज्यादा यानी स्टिक आंसर है उसकी क्षमता होनी चाहिए, उसकी दक्षता होनी चाहिए कार्य करने की। तो व्यवसाय की सफलता दक्षता यानी क्षमता व दक्षता पर निर्भर करती है। ये हमारा आंसर है कि व्यवसाय की सफलता व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। यानी विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए या यदा कदा ले जाना चाहिए या सदैव या प्राय ले जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा कि पर्यावरण की जानकारी देनी है विद्यार्थियों को। पर्यावरण की जानकारी यानी पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर का भ्रमण करवाना है। नगर का भ्रमण करवाना है, इसके लिए विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए यानी विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए या यदा कदा सदैव या प्राय यानी विशेष अवसरों पर। विशेष अवसर होते हैं यानी पर्यावरण संरक्षण पर जैसे कोई कार्यक्रम रखा होता है तो वहां भी यानी विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए। तो क्या है, विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए यानी उनको पर्यावरण की जानकारी सर्वाधिक मिलती है। यानी कोई भी प्रकार का समारोह है यानी अवसर है, विशेष अवसर यानी समारोह है या कोई प्रकार का कार्यक्रम है तो वहां ले जाना चाहिए। वहां उनको जानकारी का यानी पता करना चाहिए कौन कौन से प्रकार की जानकारी उसे मिलती है। तो विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी सर्वाधिक विशेष अवसरों पर मिलती है। अगला प्रश्न है, हमारा आंसर है ए यानी विशेष अवसरों पर जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार या उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। यह बात कर रहा है विद्यार्थियों को विषय का चयन करना है। किसके अनुसार करेंगे? विषय की उपयोगिता के अनुसार यानी विषय की क्या उपयोगिता है उसके अनुसार करेंगे। यानी सर्वाधिक उपयुक्त आंसर कौन सा है? अभिभावकों की इच्छा अनुसार। अभिभावकों की इच्छा अनुसार विद्यार्थी नहीं करेगा क्योंकि पढ़ना किसको है यानी विद्यार्थी को पढ़ना है। शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, शिक्षक तो दिशा निर्देश देगा उसमें कठिनाई भी होगी तो ऐसे यानी सामग्री है वो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या है, उसकी क्षमता एवं रुचि यानी विद्यार्थी की कितनी क्षमता है और कितनी उसकी विषय पढ़ने में रुचि है, उस विषय के अनुसार उसको चयन करना चाहिए। हमारा आंसर है द ऑप्शन हमारा आंसर है। इसके बाद इससे जो कम स्टिक आंसर है वो है यानी विषय की उपयोगिता के आधार पर। ये दो तो एकदम गलत है। ओके, यानी विषय की उपयोगिता के आधार पर वे इनसे वो थोड़ा सा कम स्टिक है तो एकदम स्टिक आंसर है वो है हमारा उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह छात्रों से विचार विमर्श करें, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, सभी अध्यापकों के साथ बातचीत करें या छात्रों की परवाह न करें। अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी क्या बात है?
यानी एक विद्यालय में अध्यापक है, उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी यानी बात क्या है? छात्रों से विचार विमर्श करना चाहिए या प्रधानाध्यापक से नियम पूछने चाहिए, सभी अध्यापकों के साथ बातचीत करनी चाहिए या छात्रों की परवाह न करें, ये तो एकदम गलत है। और ये क्या है? अध्यापक क्या है? प्रधानाध्यापक से नियम नहीं पूछेंगे, यानी प्रधानाध्यापक से नियम नहीं पूछेंगे, सभी अध्यापकों के साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, छात्रों की परवाह नहीं करेंगे, ये तो एकदम गलत है। तो छात्रों से विचार विमर्श करें। किससे? छात्रों से विचार विमर्श करें कि आपको कौन से विषय में कठिनाई है और किस प्रकार की कठिनाई है, उसको फिर अध्यापक दूर करेगा और उसे अच्छी तरह से उनको यानी सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि विद्यार्थी आराम से सीख सके, उनको कोई प्रकार की समस्या पैदा न हो। तो ये हमारा आंसर है, छात्रों से विचार विमर्श करें। अध्यापक समय समय पर छात्रों से विचार विमर्श करें, ये उत्तम है आंसर हमारा। पांचवा प्रश्न है, चेतना एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? चेतना एवं जागरूकता दोनों महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जीवन हेतु या शिक्षण हेतु, परिवार हेतु या कोई आवश्यक नहीं? कोई आवश्यक नहीं, ये तो गलत है। परिवार हेतु ये भी नहीं है। शिक्षण हेतु और संपूर्ण जीवन हेतु। अब बात करते हैं, चेतना की बात कर रहा है। अगर जागरूकता अकेला होता तो शिक्षण हेतु भी होता। चेतना एवं जागरूकता, तो ये क्या है? संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। चेतना एवं जागरूकता संपूर्ण जीवन के लिए मनुष्य को आवश्यक है। तो हमारा आंसर है कि संपूर्ण जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए चेतना एवं जागरूकता आवश्यक है। अब हिंदी के प्रश्न करेंगे हम। हमारा पार्ट है आज का वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी एग्जाम में क्या है, हमारे पास ये प्रश्न होगा। ये प्रश्न होगा जैसे हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शनों में से एक शब्द चुनना है, क्योंकि ये तो वाक्य है। इस वाक्य में क्या है? एक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इस वाक्य को एक शब्द में सल्टाना है। सीधी सी बात यह है कि एक शब्द में इसको सल्टा देना है कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला क्या कहलाता है, कम भोजन करने वाला क्या कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन होंगे ए, ब, से और तय। उनमें से हमारे को अच्छा सा ऑप्शन चुनना है जो हमारा आंसर सही बैठेगा। पहला प्रश्न है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला लगभग सर्वाधिक ज्यादा लोग होते हैं। तो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला होता है छिंद्रान्वेषी। क्या होता है? छिंद्रान्वेषी। छिंद्रान्वेषी हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिंद्रान्वेषी होता है। दूसरा प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। एक शब्द में बताना है आंसर कि युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु क्या होता है? युयुत्सु कहलाता है। युयुत्सु यानी प्रश्न है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। कम भोजन करने वाला, एक शब्द में आंसर देना है। कम भोजन करने वाला यानी मिताहारी। क्या है? मिताहारी। कम भोजन करने वाला मिताहारी, हमारा आंसर है मिताहारी। अगला प्रश्न है, सबके हृदय की बात जानने वाला, यानी सबके हृदय की बात जानने वाला क्या कहलाता है? यानी अंतर्यामी। क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यामी
सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। जो ईश्वर में विश्वास ना करे, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो तो होता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न करे वो होता है नास्तिक। क्या है? नास्तिक। ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक कहलाता है। छठा है साथ साथ विचरण करने वाला। साथ साथ विचरण करने वाला, एक शब्द में आंसर देना है सहचर। क्या है? सहचर। सहचर, साथ साथ विचरण करने वाला सहचर हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है अस्त्र। क्या होता है? अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। वह जो समान आयु का हो, वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। क्या होता है? समवयस्क। समवयस्क। समवयस्क यानी वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। अगला है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षण भंगुर। क्या है? क्षण भंगुर। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षण भंगुर कहलाता है। जिसे धर्म में निष्ठा हो, एक शब्द में आंसर देना है जिसे धर्म में निष्ठा हो। धर्म निष्ठा क्या होगा? धर्म निष्ठा। जिसे धर्म में निष्ठा हो, धर्म निष्ठा। जिनको थोड़ा ज्ञान हो, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, एक शब्द में आंसर देना है जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, त्रिकालदर्शी। क्या होता है? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, त्रिकालदर्शी। अगला है बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भिसंधि। क्या कहलाएगा? दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। बुरे भाव से की गई संधि के लिए एक शब्द होगा दुर्भिसंधि। अगला है किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय होता है एक शब्द में संकल्प लेना, यानी संकल्प। क्या है? संकल्प। संकल्प यानी किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। जिसका उत्साह भंग हो गया हो, जिसका उत्साह भंग हो गया हो, हतोत्साह। हतोत्साह। हतोत्साह, जिसका उत्साह भंग हो गया हो, हतोत्साह। सब लोगों से संबंध रखने वाला, यानी सार्वजनिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक।
सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। यानी पहला क्या था, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, छिंद्रानवेशी। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। कम भोजन करने वाला, मिताहारी। सबके हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जो ईश्वर में विश्वास ना करे, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करे, आस्तिक। जो साथ साथ विचरण करने वाला, सहचर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र होता है। वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जिसे धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा। जिनको थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, त्रिकालदर्शी। बुरे भाव से की गई संधि, दुर्भिसंधि। किसी बात को करने का निश्चय यानी संकल्प। जिसका उत्साह भंग हो गया हो, हतोत्साह। सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक होता है। ये था हमारा शिक्षण अभिरुचि का पाठ, और ये है हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम जीके का पाठ करेंगे। अब हम राजस्थान जीके का पाठ करेंगे। राजस्थान जीके के अंदर पहला प्रश्न है, गग्गर नदी को किन नामों से जाना जाता है? यानी गग्गर नदी को किन नामों से जाना जाता है? यह राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से बहती है और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसको यानी बहने को, बहाव को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। हकरा क्या कहा जाता है? हकरा, हकरा कहा जाता है। और यह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, वहां पर विलुप्त हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? मृत नदी, मृत नदी, नट नदी, नट नदी। सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि यह सरस्वती के पेटे में बहती थी। सरस्वती राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। यह क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गग्गर नदी है। इस गग्गर नदी के किनारे बटनेर दुर्ग है, यानी हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ है। बटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे है, ये हमें ध्यान रखना है। इस नदी के पाट को नाली कहते हैं। जैसे ये गग्गर नदी है, ये गग्गर नदी है, इसके अंदर यहाँ पानी बहता है, और इस जो ये पाट होता है, इसे क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और कालीबंगा सभ्यता है, वो भी इसी नदी के किनारे है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? गग्गर नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी, या इसे कह देते हैं मसूरदी नदी। यह जैसलमेर जिले में बहती है। मात्र ही 17 किलोमीटर की लंबाई है। यानी कांकनी या मसूरदी, मसूरदी यानी इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। मात्र 17 किलोमीटर है, और यह जैसलमेर में बहती है। कहां? जैसलमेर में, जैसलमेर जिले में बहती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, यह हमें ध्यान रखना है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर है। अगला प्रश्न है, साबी नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? यानी साबी नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो साबी नदी पर जोधपुरा सभ्यता है। कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता है। और यह साबी नदी है अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। यानी साबी नदी पर कौन सी सभ्यता है?
जोधपुरा, कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता है। और यह नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? यानी साबी नदी यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? यानी जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है साबी नदी पर। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गग्गर नदी है। कौन सी है? गग्गर नदी है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। पाट को, गग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। और कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें कालीबंगा सभ्यता को अवश्य पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं और लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है। 5वां प्रश्न है, गुजरात का डीसा शहर, कौन सा? डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे है? यानी गुजरात का डीसा शहर है पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। किस नदी पर है? पश्चिमी बनास के किनारे है। पश्चिमी बनास के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? यानी डीसा शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी किनारे? पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका उद्गम होता है सिरोही से। नया सनवाड़ा गांव सिरोही, यानी पश्चिमी बनास का उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है नया सनवाड़ा गांव सिरोही से इसका उद्गम होता है और गुजरात के बनासकांठे में प्रवेश करती है। गुजरात का बनासकांठा जिला है, वहां प्रवेश करती है। गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी। इस नदी के किनारे डीसा शहर बसा हुआ है गुजरात का। यह हमें ध्यान रखना है। कौन सा शहर है? डीसा शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी काटती है। माही नदी काटती है। इस माही नदी पर एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा है? यानी त्रिवेणी संगम है। सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां मिलती है। कहां मिलती है? ये हमारा राजस्थान है। जैसे ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में क्या है? यहाँ पर है बांसवाड़ा, यहाँ पर है बांसवाड़ा और यहाँ पर है डूंगरपुर है। यहाँ पर डूंगरपुर है और यहाँ पर प्रतापगढ़ है। यहाँ पर प्रतापगढ़ है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश से आती है माही नदी। यहाँ से प्रवेश करके दोबारा इस नीचे की ओर भी आती है और गुजरात में चली जाती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से उदयपुर से यहाँ से सोम नदी आती है और एक नदी आती है जाखम प्रतापगढ़ की भंवर माता की पहाड़ी से, ये भी आती है। डूंगरपुर में इसका मिलन होता है। ऊपर से सोम आती है,
प्रतापगढ़ से जाखल नदी आती है और मध्य प्रदेश से यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई यहाँ यानी डूंगरपुर में मिलान होता है तीनों नदियों का। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर में, यहाँ गणेश्वर मेला बढ़ता है, इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो कहाँ है माही नदी, यानी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये हमें ध्यान रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह क्या है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती हुई ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई गुजरात में चली जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये खंबात की खाड़ी में जाती है, खंबात की खाड़ी से आगे यानी अरब सागर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है खंबात की खाड़ी, यहाँ लिख लेते हैं खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अगला प्रश्न है मरुस्थल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, यानी लूणी नदी को, कौन सी नदी को, लूणी को मरुस्थल की गंगा, मरु की गंगा कहा जाता है। इसे कालिदास ने अंतःसलीला कहा है, इसे कालिदास ने अंतःसलीला कहा है, इसे कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। किसे, यानी लूणी नदी को, लूणी नदी मरुस्थल की गंगा है, इसे कालिदास ने अंतःसलीला कहा है। यानी लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ी से, यानी 2 धाराओं से उत्पन्न होता है। एक नदी होती है सागरमती, एक है सरस्वती नदी, नाग पहाड़ से निकलती है, वहां पर इसका नाम क्या है, मिलन के बाद सागरमती और सरस्वती दोनों नदियां मिलती है, इसका नाम लूणी हो जाता है। ये 6 जिलों में बहती हुई ये कहां, यानी गुजरात में चली जाती है आगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है कि इस पर एक बलोत्रा गांव है, यानी बाड़मेर में यानी सर्वाधिक बरसात होती है, तो बलोत्रा गांव में क्या है बाढ़ आने के चांस ज्यादा रहते हैं। और यह वहां प्रदूषित नदी है, क्योंकि रंगाई छपाई का कार्य होता है, उसका पानी इस लूणी नदी में डाल दिया जाता है, यह प्रदूषित नदी भी है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रुंडित सरिता के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, यानी रुंडित सरिता यानी बाणगंगा, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहा जाता है। कौन सी है बाणगंगा, बाणगंगा नदी है, इसे क्या है रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, यानी अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा या इसे ताला नदी क्या कहा जाता है, ताला नदी भी कहा जाता है। और इस नदी के किनारे क्या है एक विराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, बाणगंगा के किनारे विराट सभ्यता विकसित हुई है, विराट सभ्यता ये भी विकसित हुई है। कहां है, जयपुर में है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इस विराट सभ्यता का विशेष ध्यान रखना है, ये कौन सी नदी पर है, तो बाणगंगा नदी पर है, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु नदी चरणवती या चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल, चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। इस नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश यानी हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, यानी ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का। यहाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी से। कहां से, जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती हुई ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई यहाँ यमुना है, यमुना में चली जाती है। यमुना इसका पानी आगे
बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इस नदी पर क्या है, मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। उसके बाद में बांध बना हुआ है यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध भी है और एक कोटा बैराज है। यानी इसका क्रम लिख लेते हैं, क्रम पूछा जाता है। यानी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद पहला बांध कौन सा आता है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये कहां है, एमपी मध्य प्रदेश में है। ये पहला बांध है, यानी ये नदी आती है मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश में पहला बांध है। उसके बाद यहाँ राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। यानी दूसरा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। और इसके बाद में यहाँ तीसरा बांध आता है कोटा में, कोटा में आता है जवाहर सागर बांध। कौन सा है, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर के बाद में आता है यहाँ पर कोटा में एक और बांध बना हुआ है, कोटा बैराज। कौन सा है, कोटा बैराज, कोटा बैराज। यानी ये इन बांधों का क्रम है। और पहले 3 बांध है, ये मात्र 100 किलोमीटर एरिया के अंदर ये 3 बांध बने हुए हैं। और कोटा बैराज से केवल सिंचाई परियोजना ही उपलब्ध है और इनसे क्या है, विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। लेकिन कोटा बांध केवल सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाता है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्ण बहाव, यानी इस चंबल की लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर लंबाई है। 1051 किलोमीटर इस चंबल की लंबाई है, ये भी हमें नोट कर लेनी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्ण बहाव मतलब ये पूछ रहा है, उद्गम भी राजस्थान में होता है और इसका समापन भी राजस्थान में होता है। यानी ये जो बनास नदी है, उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है और यह यानी इसमें चंबल में मिल जाती है। यानी राजस्थान में इसका मिलन होता है चंबल से। तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, बनास। कौन सी है, बनास नदी है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर है। और इस पर बनास पर क्या है, 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है मेनाल बनास बेड़च। पहला कौन सा है, पहला है, हम नोट कर लेते हैं तीनों त्रिवेणी संगम। यानी पहला है मेनाल बनास और बेड़च। ये कहां पर है, यानी मेनाल बनास बेड़च है, ये बिगोद भीलवाड़ा में है। कहां है, बिगोद में है। कहां बनाता है, बिगोद। ये तीनों त्रिवेणी संगम बिगोद में है, मेनाल बनास और बेड़च। दूसरा त्रिवेणी संगम है, यह है बनास डाई और खारी। बनास डाई और खारी ये कहां है, ये है बिशलपुर टोंक। ये दूसरा त्रिवेणी संगम है। आगे बात करते हैं तीसरा त्रिवेणी संगम कहां है, बनास डाई खारी। इसके बाद तीसरा है चंबल बनास और सीप। चंबल बनास और सीप आप भी नोट कर लीजिए। ये कहां है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। यानी इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है मेनाल बनास बेड़च बिगोद भीलवाड़ा में है। उसके बाद दूसरा त्रिवेणी संगम है बनास दाई और खारी बिशलपुर टोंक में है। तीसरा त्रिवेणी संगम है चंबल बनास और सीप, ये रामेश्वरम सवाई
माधोपुर में है, यानी 3 त्रिवेणी संगम बने हुए बनास नदी पर। इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। लंबाई पूछा जाता है, चंबल की भी पूछी जा सकती है, 1051 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और कांकड़ी की 17 किलोमीटर लंबाई है, घग्गर की 465 किलोमीटर लंबाई है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा शहर को कौन सी नदी से जल उपलब्ध कराया जाता है? यानी भीलवाड़ा शहर को कौन सी नदी से, यानी कोठारी नदी से, कोठारी नदी यानी भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा को जल उपलब्ध कराया जाता है कोठारी से, कोठारी नदी से। कोठारी नदी पर क्या है? मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा है? मेजा बांध। इस मेजा बांध से यानी किसको? भीलवाड़ा को जल उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी का नाम उदय सागर झील के बाद आयड़ हो जाता है? यानी बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम स्थल से नाम होता है इसका बेड़च। उस बेड़च नदी से, यहाँ से बेड़च है, और बेड़च से निकलने के बाद क्या है? यहाँ पर उदय सागर झील है। उदय सागर झील के बाद आयड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? आयड़ हो जाता है। आयड़ होने के बाद यहाँ से बनास आती है, यहाँ बनास में मिल जाती है, और इस यानी बेड़च सभ्यता के किनारे आहड़ सभ्यता, बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। यानी हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कौन सी नदी का नाम उदय सागर झील के बाद आयड़ हो जाता है? तो बेड़च नदी। कौन सा है? बेड़च। इस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। यानी आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो बेड़च नदी के किनारे है, और बेड़च की लंबाई कितनी है? 157 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी लंबाई कितनी है बेड़च की? 157 किलोमीटर लंबाई है बेड़च नदी की। अगला प्रश्न, गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरोन जो दुर्ग है वो काली सिंध, यानी ये काली सिंध नदी है, और एक आहू नदी आती है, यहाँ पर गागरोन दुर्ग है, और यहाँ चंबल आती है, तो ये चंबल में मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है? काली सिंध और आहू नदी के किनारे यानी बीच के अंदर गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है, झालावाड़ में है। कौन सा है? यानी गागरोन दुर्ग कौन सी नदी के संगम पर है? काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? यानी गागरोन दुर्ग बसा हुआ गागरोन दुर्ग है। यानी काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? यानी गागरोन दुर्ग है। अगला प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है? यानी भीमलत जलप्रपात है, ये बूंदी में है, मांगली नदी पर है। यानी मांगली नदी कहां? यानी बूंदी में। भीमलत जलप्रपात कहां है? मांगली नदी पर है और बूंदी में है, ये हमें ध्यान रखना है। राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल, जिसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर है। 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो माही नदी करती है। कौन सी नदी? माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, और कर्क रेखा को, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काटती हुई क्या है? यानी चली जाती है गुजरात में, और खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी हमने क्या है, जीके के प्रश्न किए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। हमें गौर करके इनको याद करना है। बीएसटीसी के पेपर के अंदर इन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे आपको विद्यार्थियों। आप बाद में ये मत कहना कि हमने पढ़े नहीं, पढ़ लेते तो इन्हीं में से हमारे प्रश्न सही हो जाते हैं। लगभग 2-4 प्रश्नों के डिफरेंस रहते हैं,
यानी कंपटीशन का दौर होता है, उसमें क्या है, अभी जो 2023 में कॉलेज मिले हैं विद्यार्थियों को, उसमें जैसे एससी का विद्यार्थी है उसको 405 या 7 नंबर में कॉलेज मिला है, फर्स्ट कॉलेज मिला है, और नीचे से नीचे मेरिट आई है 350 तक। 350 से नीचे का कोई लेना देना नहीं है, यानी लगभग 350 नंबर से ऊपर नंबर होने बहुत ही जरूरी है। आपको कॉलेज लेना है तो 350 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए, जिससे आपको 10वां या 12वां या ऑल राजस्थान में ही कॉलेज मिलेगा। और आपके नंबर अगर आगे 380 या 85 नंबर से ऊपर है तो पहले 10 कॉलेज आप चूज करोगे, उनमें से आपको कॉलेज मिलेगा। तो विद्यार्थियों लगन से मेहनत कीजिए, आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कोई भी प्रकार की त्रुटि लगे, आपको किसी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यानी प्रश्न कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। आपको मैं अगली क्लास में उनका हल बताऊंगा, इसका ये कारण है, इसका ये कारण है, इस तरीके से है। तो विद्यार्थियों बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। यानी पहले हमने शिक्षण अभिरुचि का पाठ किया, हिंदी का, यानी सभी विषयों का कंपैरिजन करके साथ साथ लेकर चल रहे हैं, कोई भी पाठ हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो आपका यानी मेरा ये मकसद है कि आपके नंबर है 400 से कम न रहे, यानी 400 प्लस नंबर आए तो आपको पहला कॉलेज मिलेगा। तो विद्यार्थियों आपने आज शिक्षण अभिरुचि का पाठ किया और उसके बाद हमने हिंदी की क्लास की, और अब राजस्थान जीके के जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेके आता हूँ। ये रोजाना सुबह 7 बजे क्लास होती है, आप क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के पास भेजने का कष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों अब कल सुबह मिलेंगे 7 बजे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।